हेलो बच्चों, देवरिया कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अनु त्रिपाठी आज आप सबके लिए लेके आई हूँ होम साइंस का सेट 3, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, हमारे पेपर में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक होता है खंडा और दूसरा होता है खंडवा। तो खंडा में जो होते हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और खंडवा में वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं। ठीक है, देखिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेट नंबर 3 है, जिसका कोड है 823 CF। क्या है कोड? 823 CF। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि किस खाते में जमा धनराशि पर बैंक द्वारा ब्याज नहीं दिया जाता है। ठीक है, मतलब कौन से खाते में हम पैसा जमा करें तो बैंक हमसे ब्याज नहीं लेता है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, हमारा ऑप्शंस दिया है, पहला निश्चित अवधि जमा खाता, चालू खाता, बचत खाता, ये सभी। तो देखिए, हमारा ऑप्शन होगा बी सही, जिसमें चालू खाता जो होते हैं ना, उसमें हम अगर पैसा जमा करें तो बैंक हमसे ब्याज नहीं लेता है, यानी हमारा ऑप्शन बी इसमें सही होगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यदि आ रहेगा। ठीक है, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि 12 पेन का मूल्य 180 है तो एक पेन का मूल्य क्या होगा, पूछ रहा है। तो देखिए, हम 180 में 12 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा? 15 आएगा। 180 में 12 से भाग देंगे तो 15 आएगा। हमारा ऑप्शन बी इसमें जो होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी को हम टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कला का तत्व है। क्या बोला है? कला का तत्व है। हमारा ऑप्शंस है रेखा, नमूना, आकार, ये सभी। तो देखिए, रेखा जो होता है ये भी हमारे कला का तत्व होता है, रेखा जो होता है ये भी हमारे कला का तत्व होता है, नमूना भी होता है और आकार भी होता है, यानी हमारा ऑप्शन डी इसमें सही होगा, ये सभी होंगे कला के तत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अशुद्ध जल फैलने से कौन सा रोग होता है। क्या बोला है? अशुद्ध जल फैलने से कौन सा रोग होता है। देखिए, हमारा ऑप्शन है, पहला हैजा, और दूसरा दिया चेचक, तीसरा रिकेट्स, चौथा ये सभी। तो देखिए, हैजा जो होते हैं ना, वो अशुद्ध जल पीने से हैजा ही रोग होते हैं, यानी हमारा ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ऑप्शन ए को हम सही कर देंगे। और दूसरा बोला चेचक। तो देखिए, चेचक आप लोगों ने सुना होगा गांव में कि लोग कहते हैं बड़ी माता छोटी माता जी निकल गई हैं, वही होता है चेचक बीमारी। ठीक है, और अगला है रिकेट्स। तो देखिए, रिकेट्स जो होते हैं ज़्यादातर बच्चों में बीमारी पाई जाती है। जब बच्चों में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उन्हें रिकेट्स की दिक्कत हो जाती है। उनके शरीर की जो हड्डी होती है वो कमज़ोर हो जाती है और टेढ़ी हो जाती है, तो वही होता है रिकेट्स बीमारी। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन कि फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए फूलदान में जल के साथ थोड़ी मात्रा में डाल देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन दिया हमारा चीनी, नमक, एसिटिक एसिड या इत्र। ठीक है, यहाँ इत्र रहेगा, इत्र है। ठीक है, तो देखिए, हमारा नमक जो है ना, वो फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए फूलदान में नमक डाल देना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन बी इसमें सही होगा, ऑप्शन बी को हम सही कर देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। क्या बोला है? कौन सी गैस जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन। तो देखिए, क्लोरीन गैस जो होता है ना, वो जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में क्लोरीन गैस लाई जाती है, यानी हमारा ऑप्शन सी इसमें सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण हैं। क्या बोला है? पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण है। ऑप्शन है हमारे औद्योगिकरण, नगरीकरण, वनों की कटाई, ये सभी। तो देखिए, औद्योगिकरण पर्यावरण प्रदूषण के कारण होते हैं, नगरीकरण भी होते हैं और वनों की कटाई भी होती है, यानी हमारा ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
लाल बॉर्डर के साथ सफ़ेद पृष्ठभूमि वाले गोलाकार सड़क सुरक्षा संकेत है। ऑप्शन है हमारे आदेशात्मक संकेत, चेतावनी संकेत, सूचनात्मक संकेत, ये सभी। तो देखिए हमारा ऑप्शन बी इसमें सही होगा, चेतावनी संकेत जो होता है लाल बॉर्डर के साथ सफ़ेद पृष्ठभूमि वाले गोलाकार सड़क सुरक्षा संकेत है। कौन सा? चेतावनी संकेत। हमारा ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा हेलमेट पहनना अनिवार्य है। तो ये तो शायद सबको पता होगा कि दो पहिया वाले जो होते हैं वो हेलमेट पहनते हैं, तो हमें कोई और ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ऑप्शन ए इसमें जो होगा सही होगा, यानी दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होता है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटनेस के जीवाणु पाए जाते हैं। क्या बोला है? टिटनेस के जीवाणु पाए जाते हैं। ऑप्शन है हमारे मिट्टी में, गोबर में, जंग लगे लोहे में, ये सभी। तो देखिए टिटनेस के जीवाणु जो होते हैं ना वो जंग लगे लोहे में पाए जाते हैं, यानी हमारा ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है। क्या बोला है? मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है। ऑप्शन है हमारे सिंथेटिक, ऊनी, रेशमी या मोटा सूती। तो देखिए ऊनी कपड़ा जो होता है ना वो मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है, यानी हमारा ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हल्दी का पुराना दाग छुड़ाया जा सकता है। ऑप्शन है हमारा ग्लिसरीन द्वारा, नमक द्वारा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा या पेट्रोल द्वारा। तो देखिए हल्दी का पुराना दाग हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा छुड़ा सकते हैं। हमारा ऑप्शन सी इसमें सही होगा। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है H2O2, इसी को हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज गरम इस्त्री नहीं करनी चाहिए। क्या बोला है? तेज गरम इस्त्री नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन है हमारे ऊनी वस्त्रों पर, रेशमी वस्त्रों पर, सिंथेटिक वस्त्रों पर, ये सभी। तो देखिए ऊनी वस्त्रों पर भी तेज गरम इस्त्री नहीं करनी चाहिए, रेशमी वस्त्रों पर भी और सिंथेटिक वस्त्रों पर भी, यानी हमारा ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समय व ऊर्जा की बचत के लिए रसोई घर के उपकरण हैं। मतलब जो समय व ऊर्जा दोनों की बचत करे उस वो रसोई घर का उपकरण क्या है? इसमें ऑप्शन दिया हमारे प्रेशर कुकर, मिक्सर ग्राइंडर, डिश वॉशर, ये सभी। तो देखिए प्रेशर कुकर जो होता है वो भी समय व ऊर्जा की बचत करता है, मिक्सर ग्राइंडर भी और डिश वॉशर भी, यानी हमारा ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ये सभी होंगे जो समय व ऊर्जा की बचत करते हैं, ये सभी होंगे। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी रोग जो होती है किस विटामिन की कमी से होती है? देखिए हमारा ऑप्शन दिया है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो देखिए रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। हमारे आँखों में जो भी दिक्कतें होती हैं ना वो विटामिन ए की कमी से ही होती है। और विटामिन बी से हमें बेरी रोग होते हैं, एनीमिया रोग भी विटामिन बी से होती है। और विटामिन सी से हमें स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। और विटामिन डी से हमें रिकेट्स बीमारी होती है। तो यानी हमारा ऑप्शन ए इसमें सही होगा, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोज्य पदार्थों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊर्जा को मापने की इकाई होती है। तो देखिए हमारे ऑप्शंस दिए हैं, माइक्रोग्राम, कैलोरी, सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस। तो देखिए जो कैलोरी होती है ना वो भोज्य पदार्थों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊर्जा को मापने की इकाई क्या होती है? कैलोरी होती है। यानी हमारा ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंदुक खलिका संधि गेंद गड्ढा जोड़ शरीर में कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है हमारे कोहनी, अंगुलियाँ, यहाँ मिस टाइपिंग गलती हो गई है, यहाँ कंधा होगा, ठीक है। देखिए हमारे ऑप्शन दिए हैं कोहनी, अंगुलियां, कंधा, खोपड़ी। तो देखिए हमारा ऑप्शन सी इसमें सही होगा। कंधा जो होता है गेंद गड्ढा जोड़ शरीर में कहाँ पाया जाता है? कंधे पे पाया जाता है, यानी हमारा ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोजन को श्वास नली मार्ग में जाने से रोकने वाली संरचना है। भोजन को श्वास नली मार्ग में जाने से रोकने वाली संरचना है। हमारे ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन है हमारा स्वर यंत्र, घाटी ढक्कन, मध्यपट या वायुकोश। तो देखिए श्वास नली मार्ग से जाने से रोकने वाली संरचना जो होती है वो स्वर यंत्र होती है, यानी हमारा ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंतरिक रक्तस्राव की दशा में प्रयोग करते हैं। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ आंतरिक होगा, ठीक है। आंतरिक रक्तस्राव की दशा में प्रयोग करते हैं, क्या बोला है? तो देखिए हमारे ऑप्शंस दिए हैं, पहला ठंडी सेक, बफारा, गर्म सेक या ये सभी। तो देखिए जो ठंडी सेक होती है ना, वो आंतरिक रक्तस्राव की दशा में हम ठंडी सेक को प्रयोग करते हैं, यानी हमारा ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर के तापमान को मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? हमारा ऑप्शन दिया पहला लैक्टोमीटर। तो देखिए दूध की शुद्धता को मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है कैलोरीमीटर, ऊष्मा को मापने के लिए हम कैलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट है थर्मामीटर। तो देखिए शरीर के तापमान को मापने के लिए हम थर्मामीटर का ही प्रयोग करते हैं, यानी हमारा ऑप्शन सी इसमें जो होगा वो सही होगा। और अगला दिया है बैरोमीटर। तो देखिए वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए इसमें निर्देश में बोला है प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखिए, यानी इसमें जो उत्तर होंगे ना वो कम से कम 25 शब्दों में आपको लिखने होंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, 5 लीटर दूध का मूल्य 152.50 है। क्या है? 152.50 है 5 लीटर दूध का मूल्य, ठीक है। तो 1 लीटर दूध का मूल्य पूछ रहा है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। 5 लीटर दूध का मूल्य, पाँच लीटर दूध का मूल्य कितना बोला है? 152.50। तो 1 लीटर दूध का मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए हम 1 लीटर दूध का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 1 लीटर दूध का मूल्य, ठीक है। 152.50 में हम 5 से भाग दे देंगे
तो देखिए हमारा आंसर कितना आएगा, 30.50। हमारा आंसर कितना आएगा, 30.50। 1 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा, 30.50। आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियोधर्मी प्रदूषण से होने वाले कोई 4 हानिकारक प्रभाव लिखिए। रेडियोधर्मी प्रदूषण से होने वाले 4 हानिकारक प्रभाव पूछ रहा है। तो देखिए रेडियोधर्मी जो होते हैं हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, हानिकारक प्रभाव डालते हैं। देखिए हमें हमारे स्वास्थ्य पर रेडियोधर्मी से हमें कैंसर भी हो सकती है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण हो सकती है। देखिए अब हम देखते हैं क्या बोला है, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। ठीक, कैंसर का खतरा क्या है, रेडियोधर्मी प्रदूषण से हमें कैंसर का खतरा भी हो सकता है। देखिए रेडियोधर्मी प्रदूषण कैंसर का एक प्रमुख कारण है, खासकर ल्यूकोमिया, थायराइड कैंसर और फेफड़ों के कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है। ठीक, अगला बोला है आनुवांशिक उत्परिवर्तन। अगला है हमारा आनुवांशिक उत्परिवर्तन। देखिए आयनीकरण विकिरण प्रजनन कोशिकाओं के डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे आनुवांशिक उत्परिवर्तन होते हैं जो अगली पीढ़ियों में पारित हो सकते हैं और जन्म दोषों या वंशानुगत बीमारियों का कारण बन सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं, जन्म दोषों और वंशानुगत बीमारियों का कारण बन सकते हैं। अगला है हमारा तीव्र विकिरण सिंड्रोम। अगला है तीव्र विकिरण सिंड्रोम। देखिए उच्च स्तर के संपर्क में आने से मतली, उल्टी, त्वचा में जलन और बालों का झड़ना जैसे तत्काल लक्षण हो सकते हैं। ठीक, अगला है अन्य रोग। देखिए अन्य रोग अगला बोला, लंबे समय तक संपर्क में रहने से मोतियाबिंद, हृदय संबंधी रोग और कमजोर प्रतीक्षा प्रणाली भी हो सकते हैं। यानी रेडियोधर्मी प्रदूषण अगर लंबे समय तक रहे तो हमें हृदय संबंधी रोग भी हो सकते हैं और मोतियाबिंद जैसी भी बीमारी हो सकती है। ठीक, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी वस्त्रों की रख रखाव हेतु किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या बोला है, ऊनी वस्त्रों की रख रखाव हेतु किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए पहला हमारा, ऊनी वस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए संबंधित बॉक्स में फिनाइल अथवा नेफ्थलीन की गोलियां अवश्य रख देनी चाहिए। तो देखिए ऊनी वस्त्रों को रखने के लिए जिस बॉक्स में हम ऊनी वस्त्र रखें उसमें हम फिनाइल या नेफ्थलीन की गोलियां अवश्य रखें। ठीक, अगला बोला है जरी एवं तिल्ले गोटे वाले वस्त्रों को अन्य वस्त्रों से अलग स्थानों पर मलमल या अन्य किसी महीन सूती वस्त्र से लपेट कर ही रखना चाहिए। ठीक, अगला हमारा, यदि वस्त्रों को अधिक समय तक बंद रखना हो तो समय समय पर धूप अथवा हवा लगा देनी चाहिए। यदि हम वस्त्रों को लंबे समय तक बंद रखें तो हमें समय समय पर धूप और हवा लगा देनी चाहिए ताकि हमारे ऊनी वस्त्र खराब ना हो। ठीक, चौथा है हमारा, यदि फिनाइल की गोलियां समाप्त हो गई हो तो अतिरिक्त गोलियां रख देनी चाहिए। यदि हमारे पास फिनाइल की गोली समाप्त हो गई हो तो हम कोई और भी गोली रख सकते हैं। ठीक, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहारीय रेशा हमें किन भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है। क्या बोला है, आहारीय रेशा हमें किन भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है। तो देखिए आहारीय रेशा या फाइबर हमें पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों से मिलता है। आहारीय रेशा हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों से मिलता है। ठीक है, जैसे कि साबुत अनाज, दालें, आलू, ताजे फल, सब्जियां, मेवे और बीज। यह पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भोजन को पचाने के बाद शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। ठीक, जैसे जो दाल, आलू, सब्जियां ये जो होती है ना, यह पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि यह भोजन को पचाने के बाद उसे शरीर से निकालने में भी मदद करती हैं। ठीक, अगला है हमारा क्वेश्चन, घायल व्यक्ति के स्थानांतरण की विधियां लिखिए। क्या बोला है, घायल व्यक्ति के स्थानांतरण की विधियों के नाम लिखिए। ठीक,
देखिए, घायल व्यक्ति को स्थानांतरित करने के लिए तरीके, पहला तरीका हमारा हाथ विधि। क्या है? हाथ विधि जो है हमारा पहला तरीका है। यह घायल व्यक्ति को सहारा देने के लिए हाथों का उपयोग करके हस्तांतरित करने का एक तरीका है। मतलब ये जो घायल व्यक्ति होते हैं ना, उनको हाथों का सहारा देके हम हस्तांतरित करने का एक तरीका होता है ये हमारा। और अगला है हमारा स्ट्रेचर विधि। क्या है? स्ट्रेचर विधि। तो देखिए, स्ट्रेचर जैसे आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल पे, अगर आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल पे लेट के जो जाते हैं वही होता है स्ट्रेचर हमारा, उसी को हम कहते हैं स्ट्रेचर। देखिए, स्ट्रेचर विधि, इसमें स्ट्रेचर या डोली का उपयोग करके घायल व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाता है। अगला है डोली विधि। डोली विधि अगला बोला है, यह स्ट्रेचर विधि के समान है और इसमें डोली या स्ट्रेचर का उपयोग करके घायल व्यक्ति को ले जाया जाता है। ठीक। अगला है हमारा चारपाई विधि। तो देखिए, इसमें घायल व्यक्ति को स्थानांतरित करने के लिए चारपाई का उपयोग किया जाता है। घायल व्यक्ति को स्थानांतरित करने के लिए इसमें हम चारपाई का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हस्त आधारित स्थानांतरण विधियाँ। ठीक। देखिए, इसमें क्या है, पहला है गोद में लेकर जाना। मतलब जो घायल व्यक्ति होते हैं उनको गोद में लेकर जाना। यह तब उपयोग किया जाता है जब घायल व्यक्ति हल्का हो या उसके शरीर को सहारा देना आसान हो, तब हम गोद में लेकर जाना विधि उपयोग करते हैं। ठीक। अगला है हमारा सहारा देकर ले जाना। क्या बोला है? अगला हमारा है सहारा देकर ले जाना। इस विधि में व्यक्ति के शरीर को सहारा देकर धीरे धीरे ले जाया जाता है। कंधे पर रखकर ले जाना। अगला विधि है हमारा कंधे पर रखकर ले जाना। यह विधि तब उपयोगी होता है जब किसी व्यक्ति को सहारा देना हो, तब हम कंधे विधि का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्वसन और निश्वसन में क्या आशय है? क्या बोला है? प्रश्वसन और निश्वसन से क्या आशय है? क्या है? प्रश्वसन और निश्वसन से क्या आशय है? तो देखिए, प्रश्वसन हम उसको कहते हैं जो हम सांस ले रहे हैं ना, उसी को हम प्रश्वसन कहते हैं, और हम जो सांस छोड़ते हैं उसको हम निश्वसन कहते हैं। ठीक है। देखिए, अब हम समझते हैं। प्रश्वसन का अर्थ है सांस लेने की प्रक्रिया। प्रश्वसन का अर्थ है सांस लेने की प्रक्रिया, जिसे प्रेरणा भी कहते हैं, जिसे प्रेरणा भी कहते हैं। यह श्वसन तंत्र की वह क्रिया है जिसमें हम बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को शरीर में लेते हैं और हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। यानी हम बाहरी वातावरण से इसमें ऑक्सीजन को लेते हैं और जो हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसको हम बाहर छोड़ते हैं। अब देखिए, सांस लेने की प्रक्रिया कैसे काम करती है हमारा। प्रश्वसन में जो होता है, सांस लेने की प्रक्रिया कैसे काम करती है। देखिए, मांसपेशियों का सिकुड़ना। सांस लेते समय डायाफ्राम और पसलियों के बीच की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। ठीक है। और अगला है छाती का बढ़ना। देखिए, मांसपेशियों के सिकुड़ने से छाती का आयतन बढ़ जाता है। क्या होता है? मांसपेशियों के सिकुड़ने से छाती का आयतन बढ़ जाता है। अगला है हमारा निश्वसन। तो देखिए, निश्वासन का सही हिंदी शब्द निश्वसन है। क्या है? निश्वासन का सही हिंदी शब्द निश्वसन है, जिसका अर्थ है सांस छोड़ना या फेफड़ों से वायु को बाहर निकालना। जिसका अर्थ होता है कि हम सांस छोड़ें और फेफड़ों से वायु को बाहर निकालें, वही होता है हमारा निश्वसन। यह श्वसन प्रक्रिया का एक भाग है जिसमें फेफड़ों में मौजूद अशुद्ध वायु डायाफ्राम और पसलियों की मांसपेशियों के शिथिल होने से बाहर निकलती हैं। इसमें क्या होता है? डायाफ्राम और पसलियों की मांसपेशियों के शिथिल होने से बाहर निकलते हैं, श्वसन प्रक्रिया। अगला हमारा निश्वसन प्रक्रिया को समझना। क्या बोला है? निश्वसन प्रक्रिया को समझना। देखिए, फेफड़ों से वायु को बाहर निकालना, ठीक, और उसके बाद से मांसपेशियों का शिथिल होना। अगला बोला है मांसपेशियों का शिथिल होना। निश्वसन के दौरान डायाफ्राम और बाह्य पसलियों की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है। निश्वसन के दौरान डायाफ्राम और पसलियों की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं।
देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, पारिवारिक खर्चों को नियंत्रित के उपाय लिखिए। पारिवारिक खर्चों को नियंत्रित करने के लिए उपाय बोल रहा है। तो देखिए पारिवारिक खर्चों को नियंत्रित करने के लिए निम्न उपाय हैं। पहला, आय और व्यय का हिसाब रखने की मासिक आय सभी खर्चों को एक विस्तृत सूची बनाएं जिसमें आपको पता चले कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। अगला है हमारा बजट बना, दूसरा बजट बना दिया। देखिए आय और व्यय का विश्लेषण करने के बाद एक ऐसा बजट बनाएं जो आपकी ज़रूरत के अनुसार हो या आपके पैसे खर्चे करने का एक मार्गदर्शक हो। तीसरा हमारा खर्चों को श्रेणियों में बांटें। जो हमारे खर्चे होते हैं उनको श्रेणियों में बांटना। तो देखिए अपने खर्चों को आवास उपयोगिता, किराना, परिवहन, मनोरंजन और बचत जैसी श्रेणियों में बांटें। अगला है आपातकालीन निधि बनाना। आपातकालीन निधि बनाना, देखिए हर महीने कुछ पैसे एक आपातकालीन निधि के लिए बनाएं। इससे आप अप्रत्याशित खर्चे जैसे कार की मरम्मत और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारा बोला है नियमित रूप से समीक्षा करें। क्या है? नियमित रूप से समीक्षा करें। अपने बजट की मासिक समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार उसमें बदलाव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया का कारण व बचाव के उपाय लिखिए। ठीक, तो देखिए मलेरिया एक बुखार होता है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे मलेरिया जब हमें बुखार होगा तो हमारा सिर दर्द करने लगेगा, हमारे शरीर कांपने लगेगा और ठंड लगने लगेगी हमें बहुत तेज़, जब मलेरिया बुखार होगा तो। और देखिए मलेरिया से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मच्छरदानी का प्रयोग करें जिससे हम मलेरिया जैसे गंभीर बीमारी से बच सकें। और फिर जो घर के खिड़कियां होती हैं उनमें जालियां लगवाएं ताकि मच्छर हमारे घर में प्रवेश ना कर सके। देखिए क्या बोला, मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होने वाला परजीवी संक्रमण है, ठीक है, जिसके कारण तेज बुखार, ठंड लगना और सिर दर्द होता है। बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, घर में कीटनाशक का छिड़काव करें और पानी जमा ना होने दें। शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने और खिड़कियां, दरवाजों पर जालियां लगवाएं। ठीक है, मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में यात्रा करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें और मलेरिया रोधी दवाएं ले सकते हैं। ठीक, मलेरिया के कारण, अब क्या है मलेरिया के कारण, देखिए मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। ठीक, बचाव के उपाय, अगला है बचाव के उपाय। मच्छरों से बचाव, सोते समय हम हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करें। सोते समय हम हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करें, खासकर कीटनाशक युक्त मच्छरदानी का। ठीक है, घर में आसपास मच्छर भगाने वाले स्प्रे या लोशन का प्रयोग करें। घर में आसपास मच्छर भगाने वाले स्प्रे या लोशन का हम प्रयोग करें। शाम को और रात में पूरे बाजू के कपड़े, लंबी पैंट और मोजे पहनें। खिड़कियां और दरवाजों पर जाली लगवाएं ताकि मच्छर अंदर ना आ सके। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा कपड़ा काटने से पूर्व किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या बोला है, कपड़ा काटने से पूर्व हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए कपड़ा काटने से पहले कपड़े की सिलावट हटाकर उसे अच्छे से इस्त्री करें। पैटर्न को कपड़े पर सही तरीके से रखें। कपड़ा काटने से पहले हम क्या करें, सबसे पहले अच्छे से इस्त्री करें और पैटर्न को सही तरीके से रखें। उसे पिन से सुरक्षित करें। सही उपकरण जैसे रोटरी कटर और कटिंग मैट का उपयोग करें ताकि कपड़ा हिले नहीं। मतलब रोटरी कटर और कटिंग मैट का प्रयोग करेंगे तो हमारा कपड़ा जो होगा काटने से पहले हिलेगा नहीं।
धाराधारी डिजाइन वाले कपड़े काटते समय पैटर्न के रंग और कपड़े के दाने से मेल खाना सुनिश्चित है। देखिए, पैटर्न के रंग और कपड़ों के दाने का मेल खाना सुनिश्चित करें और सिलाई करते समय खिंचाव को रोकने के लिए स्टिच का प्रयोग करें। तैयारी, अगला है हमारा तैयारी। देखिए, कपड़ा काटने से पहले हम तैयारी करते समय क्या करेंगे। देखिए, कपड़ा धोना और इस्त्री करना, कपड़ा धोना और इस्त्री करना। पहले कपड़ों को धोकर इस्त्री कर लें। इसमें कपड़े में आई पहली सिकुड़न निकल जाती है और सिलाई के बाद कपड़े का आकार सही रहता है। सिलाई के बाद क्या होता है, कपड़े का आकार सही रहता है। पैटर्न को कपड़े पर रखना, अगला है पैटर्न को कपड़े पर रखना। देखिए, पैटर्न को हमेशा कपड़ों के उल्टे हिस्से पर रखें। पैटर्न को हमेशा कपड़ों के उल्टे हिस्से पर रखें और उस पर निशान लगाएं। अगला है कपड़े को समतल करना। क्या है, कपड़े को समतल करना। सुनिश्चित करें कि कपड़े की सभी परतें काटने वाली सतह पर पूरी तरह से समतल है। अगला है पैटर्न को पिन या वजन से सुरक्षित करना। पैटर्न को कपड़े पर पिन से सुरक्षित करें या पैटर्न वजन का उपयोग करें ताकि काटते समय कपड़ा हिले नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, नहीं अगला क्वेश्चन नहीं, देख काटने के दौरान। अब क्या हमारा नेक्स्ट, काटने के दौरान हम कपड़े को काटने के दौरान क्या करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, सही उपकरण का उपयोग करें, पैटर्न और दाने का मिलान करें। पहले हम क्या करेंगे, सही उपकरण का उपयोग करेंगे, फिर पैटर्न और दाने का मिलान करेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, 1 या 2 परत में कपड़े को काट लेंगे। ठीक, और अगला है पैटर्न को चिपकाए रखेंगे। सिलाई करते समय पैटर्न के टुकड़े को कपड़े पर पिन से लगा रहने दें ताकि वे हिले नहीं और पैटर्न आपस में मिलने का खतरा भी कम हो। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक क्रिया के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। क्या बोला है, पाक क्रिया के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। मतलब जो भोजन पकाने की क्रिया होती है उसके उद्देश्यों का क्या करना है, हमें वर्णन करना है। तो देखिए, पाक क्रिया के मुख्य उद्देश्य भोजन को स्वादिष्ट और सुगंधित बनाना, उसे पोषक तत्वों से युक्त और सुपाच्य बनाना, रोगाणुओं को खत्म करके भोजन को सुरक्षित बनाना। मतलब रोगाणुओं को खत्म करके हम भोजन को सुरक्षित बनाएं और विविधता लाना ताकि भोजन रुचिकर बन सके, ताकि भोजन रुचिकर बन सके। खाना पकाने से भोजन की बनावट और रंग भी बेहतर हो जाते हैं। खाना पकाने से भोजन की बनावट और रंग भी बेहतर हो जाते हैं, जिससे वह देखने में भी आकर्षक लगता है और खाने की इच्छा भी बढ़ती है। अगला है हमारा भोजन के पोषक और पाचन में सुधार। भोजन के पोषक और पाचन में सुधार। तो देखिए क्या है, पहला है सुपाच्यता में वृद्धि। ठीक है, खाना पकाने से भोजन में मौजूद तत्वों का विखंडन हो जाता है। खाना पकाने से भोजन में मौजूद तत्वों का विखंडन हो जाता है, जिससे वह शरीर में आसानी से पच जाते हैं, जिससे शरीर में वह आसानी से पच जाते हैं। पोषक तत्वों को बेहतर व उपयोग, पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग। देखिए, उचित तरीके से खाना पकाने पर भोजन के पोषक तत्व नष्ट होने के बजाय शरीर द्वारा आसानी से ग्रहण कर लिए जाते हैं। अगला है स्वाद और सुगंध में सुधार। क्या बोला है, स्वाद और सुगंध में सुधार। तो देखिए, पहला क्या है, स्वादिष्ट बनाना। भोजन को स्वादिष्ट बनाना। पकाने से भोजन का प्राकृतिक स्वाद बेहतर होता है और कई खाद्य पदार्थों में ऐसी सुगंध आती है
जो भूख को बढ़ाती है। क्या करती है? जो भूख को बढ़ाती है। अगला है अरुचिकर गंधों को दूर करना। क्या बोला है? अरुचिकर गंधों को दूर करना। तो देखिए कुछ खाद्य पदार्थों में कच्चे होने पर अरुचिकर गंध होती है, जिसे पकाने से खत्म किया जा सकता है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे होते हैं कच्चे होने से उनमें अरुचिकर गंध होती है, जिन्हें पकाने से हम खत्म कर सकते हैं, जैसे लहसुन और प्याज। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोगी को स्पंज करने की विधि लिखिए। क्या बोला है? रोगी को स्पंज करने की विधि। तो देखिए आप लोग सोच रहे होंगे स्पंज क्या होता है। तो आप लोग देखे होंगे कि जब हमें तेज बुखार होता है, हमारा शरीर ज़्यादा ही गर्म हो जाता है बुखार में, तो क्या करते हैं हम कि सूती कपड़े को पानी में भिगो कर और पूरे शरीर पे सूती कपड़ा क्या करते हैं, रखते हैं पानी में भिगो कर। वही होता है स्पंज, उसी को हम स्पंज कहते हैं। ठीक है, उसी को हम स्पंज करते हैं। तो इसकी विधि बोला है। देखिए पहला विधि हमारा है, स्पंज को साफ पानी में भिगो कर लें। स्पंज को क्या करें? साफ पानी में भिगो कर लें। और दूसरा, स्पंज को हल्का निचोड़ें ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए। स्पंज को हम क्या करें? हल्का निचोड़ें ताकि जो अतिरिक्त पानी होते हैं वो निकल जाए। स्पंज को रोगी की त्वचा पर धीरे धीरे लगाएं, विशेषकर उन क्षेत्रों पर जहां गंदगी या पसीना हो। स्पंज को क्या करें? रोगी की त्वचा पर धीरे धीरे लगाएं, जहां मतलब पसीना और गंदगी हो वहां पर विशेषकर। नेक्स्ट है, स्पंज को बार बार साफ पानी में भिगोकर निचोड़ते रहें और सफाई करते रहें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोला है, निर्देश। प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 32 और 33 में विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। मतलब इनमें दो क्वेश्चन दिए होंगे, मतलब बांटे गए होंगे क्वेश्चन, उनमें केवल आपको एक ही क्वेश्चन का उत्तर देना है। देखिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना अनिवार्य है। यानी लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं उनको कम से कम आपको उत्तर उसका कम से कम 100 शब्दों में देना होगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संक्रामक रोगों की रोकथाम के उपाय लिखिए। तो देखिए संक्रामक रोग जो होते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बैक्टीरिया के माध्यम से जो भी बीमारियां फैलती हैं उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे टीबी की बीमारी वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने या छींकने से फैलती है, वो हो गया संक्रामक रोग। ठीक है, देखिए संक्रामक रोगों को रोकने के लिए कुछ प्रमुख उपाय हैं। संक्रामक रोगों को रोकने के लिए कुछ प्रमुख उपाय हैं। पहला है देखिए व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, जैसे बार बार हाथ धोना, उचित टीकाकरण करवाना, खाद्य सुरक्षा का पालन करना, बीमार होने पर घर पर रहना और दूसरों से दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना, निजी सामान जैसे टूथब्रश तौलिया साझा ना करना और सुरक्षित यौन संबंध बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता। क्या बोला है, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता। तो देखिए हमारा है हाथ धोना। क्या बोला, हाथ धोना। देखिए संक्रमण से बचाव के लिए साबुन और पानी का नियमित रूप से हाथ धोना सबसे महत्वपूर्ण है। संक्रमण से बचने के लिए हम नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोना हमारा सबसे महत्वपूर्ण है, खासकर खाने से पहले और शौचालय के बाद। नेक्स्ट है हमारा मास्क पहनना। जब आप बीमार हो या किसी संक्रमित व्यक्ति के आसपास हो तो दूसरों से बचने के लिए मास्क पहनें। ठीक, और निजी सामान साझा ना करना। नेक्स्ट है निजी सामान साझा ना करना। दूसरों के साथ साथ व्यक्तिगत सामान जैसे टूथब्रश, कंघी, रेजर और खाने के बर्तन साझा करने से बचें। अगला है घर पर रहना। जब आप बीमार हो
तो काम पर या स्कूल पर ना जाएं और यात्रा करने से बचें ताकि संक्रमण और ना फैले। जब हम बीमार हों तो स्कूल ना जाएं और यात्रा करने से बचें ताकि संक्रमण जो हो और ना फैले। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला है, देखिए संक्रमण से बचने के लिए अगला हमारा नियम क्या दिया है, खाद्य और जल सुरक्षा। ठीक है, खाद्य और जल सुरक्षा। सुरक्षित भोजन, बिना पके या बिना पाश्चीकृत खाद्य पदार्थ खाने से बचे। खाने की तैयारी के बर्तन और रसोई को भी साफ रखें। नेक्स्ट है साफ पानी, सुनिश्चित करें कि आप साफ पानी का उपयोग कर रहे हैं। अन्य सावधानियां, सतहों को साफ रखना। ठीक है, जो हमारा जगह है वहाँ को साफ रखें। जानवरों से सावधानी, अगला क्या है, जानवरों से सावधानी। और नेक्स्ट क्या है, सुरक्षित यौन संबंध। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 20,000 का 6 वर्षों का ब्याज कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट हमारा पूछा है, साधारण ब्याज। तो देखिए अब हम सॉल्व करेंगे इसको। साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है, SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट। SI बराबर PRT अपन 100। देखिए इसमें P जो होता है वो मूलधन होता है, R जो होता है ब्याज दर होता है, और T क्या होता है, टाइम होता है हमारा। तो देखिए हमारा मूलधन कितना दिया है, 20,000। और ब्याज दर कितना दिया है, 5%। और टाइम कितना दिया है, 6 वर्ष का, अपन 100 कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 5 छक्के 30 और 3 दूनी 6, यानी हमारा आंसर आएगा 6,000। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 6,000। आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि एक पायजामा बनाने के लिए कौन सी नापें ली जाती है। 10 वर्ष के बालक के लिए पायजामे का ड्राफ्टिंग लिखिए। क्या बोला है, 10 वर्ष के बालक के लिए पायजामे का ड्राफ्टिंग कीजिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए यही हमारा एक पायजामा बनाने की विधि 10 वर्ष के बालक के लिए। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इसको, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देखिए सर्वप्रथम मयानी को बीच में मोड़कर पायजामे के आसन वाले भाग के साथ सिल दीजिए। इसके बाद दोनों टांगे वाले भाग सिलकर मोहड़ी मोड़ दीजिए। अंत में नेफा मोड़कर सिलाई कर दो। अंत में क्या करो, नेफा मोड़कर सिलाई कर दो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शरीर में अस्थि संस्थान का क्या महत्व है। शरीर में अस्थि संस्थान का क्या महत्व है।
यानी हमारे शरीर में हड्डियों के संस्थान का क्या महत्व है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, अस्थि मज्जा शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अस्थि मज्जा स्टेम कोशिकाओं और रक्त उत्पादों का उत्पादन करती हैं। अस्थि मज्जा स्टेम कोशिकाओं और रक्त उत्पादों का उत्पादन करती हैं। हेमटोपोइजिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं, श्वेत रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स का उत्पादन करती हैं। यह दो प्रकार में विभाजित हैं, जिनमें से प्रत्येक का एक अलग उद्देश्य है। देखिए क्या बोला, अस्थि संस्थान या मानव शरीर में कंकाल की उपयोगिता या महत्व। अस्थि संस्थान या मानव शरीर में कंकाल की उपयोगिता या महत्व। तो देखिए क्या बोला, यह वयस्क मानव शरीर के अस्थि संस्थान में कुल 206 अस्थियों का संयोजन है। मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? 206। देखिए यहाँ पे लिखा है 206। इसे कंकाल तंत्र का भी नाम दिया जाता है। इसे क्या बोला जाता है? इसे कंकाल तंत्र भी हम बोल सकते हैं। ये अस्थि संस्थान मानव शरीर को एक व्यवस्थित संरचना प्रदान करते हैं। यह अस्थि संस्थान क्या करते हैं? मानव शरीर को एक व्यवस्थित संरचना प्रदान करते हैं। इस प्रकार मानव शरीर में अस्थि संस्थान की उपयोगिता अथवा महत्व निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं। देखिए, हमारा पहला है, मानव शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करने में अस्थियों के अभाव में मानव शरीर एक मांस के लोथले के समान होता है तथा शरीर में गति का अभाव होता है। मानव का शरीर क्या होता है? एक मांस के लोथले के समान होता है और तथा शरीर में गति का भी अभाव होता है। अस्थि संस्थान मानव शरीर को आकृति प्रदान करता है। इसी से शरीर की आकृति तथा लंबाई का निर्धारण होता है। इसी से हमारे शरीर का क्या होता है? आकृति तथा लंबाई का निर्धारण होता है। देखिए अगला क्या बोल रहा है कि शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करने में शरीर के कुछ कोमल अंगों को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान अस्थि संस्थान का एक महत्वपूर्ण कार्य है। हृदय एवं फेफड़े इत्यादि जैसे कोमल अंगों की सुरक्षा पसली रूप अस्थियों द्वारा की जाती है। इसी प्रकार मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए खोपड़ी की विभिन्न अस्थियां मिलकर एक सुरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं, जिससे मस्तिष्क सुरक्षा मिलती है। संचित होने में वायु नलिका। नेक्स्ट हमारा क्या है? संचित होने में वायु नलिका। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन परोसने की विभिन्न शैलियों के नाम लिखिए। भोजन परोसने की विभिन्न शैलियों के नाम लिखिए। किसी एक शैली का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मतलब जो भोजन हम परोसते हैं उनकी विधि का नाम लिखिए और एक शैली के बारे में हमसे विस्तार पूर्वक पूछ रहा है। तो चलिए, हम भोजन परोसने की निम्न विधियाँ होती हैं 3। पहला होता है देसी विधि, दूसरा होता है विदेशी विधि और तीसरा होता है बुफे विधि। पहला क्या होता है? देसी विधि, दूसरा होता है विदेशी विधि और तीसरा होता है बुफे विधि। तो देखिए देसी विधि, पहला हम बताते हैं देसी विधि। देसी विधि हम ज़्यादातर भारतीय लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब हम भारतीय लोग खाना खाने बैठते हैं तो कुछ लोग चौकी पे बैठ जाते हैं, कुछ लोग नीचे ज़मीन पर बैठकर भोजन करते हैं और थाली और कटोरी में हमें कोई और भोजन परोसता है। उसे ही हम भारतीय शैली या देसी विधि कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विदेशी विधि। ठीक है, पाश्चात्य शैली इसको हम कहते हैं। देखिए विदेशी विधि में एक मेज रहता है, मेज पर बीच में खानों को अच्छे तरीके से सजा दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा विदेशी विधि या इसको हम पाश्चात्य शैली भी कहते हैं। इस विधि में देखिए एक मेज पर खाने को बीच में अच्छी तरीके से सजा दिया जाता है और किनारे किनारे जो होती हैं कुर्सियाँ लगा दी जाती हैं
और देखिए इसमें खाना हम अपने मन से यानी अपने इच्छा अनुसार हम इसमें खाना ले सकते हैं विदेशी विधि में, ठीक है। अगला हमारा क्या है, बुफे विधि। देखिए अगला हमारा क्या है, बुफे विधि। तो देखिए बुफे विधि है, जैसे हम घरेलू स्तरों पे इसका ज़्यादातर अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग शादी विवाह में जाते हैं तो क्या कहते हैं, बफर लगा हुआ है, वही होता है बुफे विधि, उसी को हम कहते हैं बुफे, ठीक है। ये भी एक मतलब विदेशी विधि जैसे होता है। जैसे हम इसमें क्या करते हैं, बस खड़ा होकर के खाना खाते हैं, और विदेशी विधि में क्या करते हैं, कुर्सी पर बैठकर खाते हैं। बुफे विधि ज़्यादातर शादियों या उत्सवों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बुफे विधि का। इसमें भी हम खाना अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं, हमें कोई भोजन परोसने नहीं आता, हम अपने मन से इच्छा अनुसार इसमें भोजन ले सकते हैं बुफे विधि में। यही हमारा होता है बुफे विधि, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज हमारा सेट 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।